हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज एक नया चैप्टर बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4, गतिमान आवेश व चुंबकत्व है। आपने धारा के जितने भी चैप्टर पढ़े, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या कैपेसिटर हो या इलेक्ट्रिक करंट हो, आपने उस कोई ना कोई चार्ज के ऊपर काम किया होगा। चार्ज के अंदर क्या निर्भर है कि जो चार्ज कांस्टेंट है या जो चार्ज स्थिर है वो क्या उत्पन्न करता है? वो उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। और जब वो चार्ज गतिशील अवस्था में हो जाता है, गतिशील का मतलब आपने देखा गतिमान, जब वो चार्ज विवेक से गति करता है या चलता है तब विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और गतिमान आवेश के कारण ही अपन को धारा प्राप्त होती है। यह इस चैप्टर से पहले अपन क्या करते हैं, 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, उन चैप्टर के माध्यम से इस चैप्टर के अंदर आवेश को क्या है, चुंबकत्व, इन दोनों के संपर्क के माध्यम में जानेंगे कि आखिरकार है क्या आवेश। आपके वो सुना है कि भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत एक चार्ज नाम या आवेश नाम का महत्व है। वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। जब यह चार्ज गतिशील हो जाता है तो वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का जब प्रभाव उत्पन्न हो तो अब हम क्या करते हैं, वो धारा का निर्माण करता है। और कांस्टेंट चार्ज हो तो वो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र। और गतिशील हो जाता क्या है? वो चुंबकत्व का प्रभाव भी साथ साथ में उत्पन्न करता है। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, आखिरकार क्या, जब कोई चार्ज Q कांस्टेंट है तो वो तो उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। जब कोई चार्ज v वेग से गति करता हो, जब चार्ज, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता हो। तो अब अपन क्या है, गतिमान करवाएंगे इस चार्ज को, तो क्या विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ये करेगा कैसे, बात करते हैं इस टॉपिक पे। इससे निष्कर्ष निकालने के लिए एक वैज्ञानिक थे ओरेस्टर। उस ओरेस्टर ने यह समझाया कि उन्होंने कुछ सर्किट के माध्यम से एक परिपथ को तैयार किया। उस परिपथ में एक चुंबकीय सुई ली, वो चुंबकीय सुई को पास रखकर उन्होंने यह निष्कर्ष देखा कि वास्तव में जब कोई चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या चुंबकीय सुई के मान में परिवर्तन आता है या नहीं आता है, आता है तो कैसे आता है। उन्होंने अपने आधार पर कुछ नियम दिए या कुछ प्रयोग करके निष्कर्ष को बताया। उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, बोर्ड की तरफ से क्या है, बेसिक जानकारी आपको आइडिया हो गई होगी। गतिमान आवेश का मतलब यह आवेश गतिशील होगा और गतिशील होने के साथ साथ ही क्या है, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न कर ही रहा था, साथ साथ में वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ओरेस्टर नामक वैज्ञानिक ने यह कहा, तो इसको आप ओरेस्टेड का प्रयोग भी बोल सकते हैं, प्रयोग का निष्कर्ष। अब देखो ध्यान से, ओरेस्टर ने क्या है, एक परिपथ में बैटरी ली, एक कुंजी ली, एक धारा नियंत्रक, और धारा नियंत्रक को किसी न किसी एक चालक तार में ऐड कर दिया। ये कुंजी K है, ये प्लस और माइनस, ये बैटरी है E, और यह है धारा नियंत्रक RH, और ये जो A और B, यह एक चालक तार है जिनमें धारा I प्रवाहित हो रही, चालक तार। और यहां पास में एक चुंबकीय सुई लगा दी NS, ये हो गई चुंबकीय सुई। देखो, ओरेस्टर के प्रयोग के आधार पर एक बैटरी, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक, एक भी एक चालक तार आपस में मिलाकर एक परिपथ का निर्माण करते हैं, और निर्माण करके यहाँ पास में एक चुंबकीय सुई रख दी। अब इसे निष्कर्ष निकालेंगे, क्या चालक तार में धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है। देखो ध्यान से, तो ए बी क्या है बच्चों, ए बी एक चालक तार है, चालक तार। ई क्या है, ई एक बैटरी है, और के क्या है, कुंजी है, और RH क्या है, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। और NS नाम की एक चुंबकीय सुई है जो नीडल का काम करती है। ये डायरेक्शन के बारे में बताती है कि जिस डायरेक्शन में धारा बहेगी उसी डायरेक्शन में ये विक्षेपित हो जाएगी। तो ओरेस्टर का जो फर्स्ट निष्कर्ष है वो चेक करते हैं पहले।
ओरेस्टर एक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या है, एक बैटरी ली, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक, एक चुंबकीय सुई, जब किसी चालक तार को जोड़कर परिपथ को कंप्लीट बनाकर और ये चेक करते हैं कि क्या बिना कुंजी डॉट लगाए या बिना परिपथ में कोई धारा किए प्रवाहित किए हुए क्या पास में रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है या नहीं होती है। तो ओरेस्टर ने यह देखा कि जब परिपथ में संपूर्ण रूप से धारा प्रवाहित नहीं होती है तो पास में रखी चुंबकीय सुई के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कहने का मतलब उस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपित नहीं उत्पन्न होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फर्स्ट प्रयोग से तो यह निष्कर्ष समझ में आया कि चाहे परिपथ हो या चुंबकीय सुई पास में रखी हो, जब तक उस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये क्या है, चुंबकीय सुई के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा, ओरेस्टर ने यह देखा कि क्यों न मैं इस के कुंजी को लगा देता हूं और इनमें से मैं धारा प्रवाहित करता हूं। डॉट कुंजी लगा दिया, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, इनमें से धारा प्रवाहित होगी तो इसमें जो चुंबकीय सुई के मान में है वो विक्षेपित होगी, इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी हो जाएगी। देखना बच्चों ध्यान से, इस तरह से। तो ये जो एन और ये एस, इस तरह से धारा की डायरेक्शन में वो क्या है, मूव कर जाएगी। तो सेकंड प्रयोग से ये निकला कि जब परिपथ को कंप्लीट करके उनमें से अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो पास में रखी चुंबकीय सुई धारा की दिशा में विक्षेपित हो जाती है। तो इसका मतलब यह निकलता है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो पास में रखी चुंबकीय सुई के मान में विक्षेपित उत्पन्न होता है या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं ओरेस्टर का नियम। तो ओरेस्टर का जब नियम लिखो तो ऐसे लिखना कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं पास में रखी चुंबकीय सुई धारा की दिशा में विक्षेपित हो जाती है। इस कथन से निष्कर्ष निकलता है जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय प्रभाव, तो चालक तार चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इससे ओरेस्टेट का प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों, कुल मिला के और भी इजी अगर आपको समझना हो तो कहना क्या तात्पर्य यह है कि ओरेस्टर ने यह कहा कि जब कोई चालक तार में या कोई भी तार हो, जब तक कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो पास में रखी चुंबकीय सुई के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं परिपथ में तो पास में रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई धारा प्रवाहित हो तभी मान में परिवर्तन आ रहा है। और कह रहा है तीसरा प्रयोग इन्होंने यह निकाला कि जब चालक तार की धारा की दिशा विपरीत दिशा में कर दी जाए। देखिए बच्चों ध्यान से, यह आप माइनस है, ये पॉजिटिव है, यहाँ से कुंजी लगा दी, यहाँ से धारा नियंत्रक यूज किया आपने और यहाँ से ए बी एक आप चालक तार जोड़ दिया, ए बी। यह धारा की दिशा माइनस से प्लस है तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये के है, ये आर एच है। तो इसमें कह रहा है कि जो पास में रखी जो चुंबकीय सुई है एन एस, अब कह रहा है कि क्या
इनकी धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित कर देते हैं, तो क्या पास में रखी चुंबकीय सुई की भी डायरेक्शन पहले की बजाय विपरीत दिशा में होती है या नहीं होती है? तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पास में रखी चुंबकीय सुई की अगर धारा दिशा में विपरीत कर दी जाए तो पास में रखी चुंबकीय सुई भी विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। वो धारा के मान को ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय की सुई वो तेजी से विक्षेपित हो जाती है। वो धारा के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो पास में रखी चुंबकीय सुई धीरे धीरे विक्षेपित होती है। आखिरकार ओरेस्टर ने यह निष्कर्ष निकालकर एक नियम दिया कि भले धारा की दिशा कुछ भी हो, जब तक कोई चालक तार में धारा प्रवाहित होती है इसके पास में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी का नाम दिया था ओरेस्टर का नियम। इसी से संबंधित इस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश व चुंबकत्व है। जब कोई आवेश गतिशील हो तब भी वो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी चैप्टर से संबंधित यह निष्कर्ष निकलता है आपका गतिमान आवेश व चुंबकत्व है। अब आपको साहित्य की समझ में आ गया होगा, यह नियम भी समझ में आ गया होगा, ये निष्कर्ष में भी समझ में आ गया। फर्स्ट निष्कर्ष में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो चुंबकीय सुई के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे डॉट कुंजी लगाते हैं धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है धारा की दिशा में। जैसे धारा की दिशा विपरीत करते हैं तो ये विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। और इन तीनों निष्कर्ष से निकालकर आखिरकार ये मूल निष्कर्ष निकल के आया कि जब कोई चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इससे ओरेस्टर का नियम कहते हैं। यह तो था फर्स्ट प्रयोग। इसी तरह उन्होंने क्या एक प्रयोग और लेके निष्कर्ष निकाला, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, सेकंड एक्सपेरिमेंट के बारे में और जानते हैं क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें आपको सीखने की मिली। इसी से संबंधित एक प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि उसमें आखिरकार क्या एडवांटेज है या एडवांस चीज़ सीखने को मिलती है। देखो बच्चों ध्यान से, देखो बच्चों मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। देखिए, देखो ये आपके पास किताब है। इस किताब में क्या है, सबसे पहले लोहे के जो बुरादे होते हैं, जो वर्कशॉप होती है, मैकेनिकल वर्कशॉप होते हैं, जो लोहे के जो टुकड़े काटे जाते हैं, उनके जो छोटे छोटे लोहे के बुरादे होते हैं, उन लोहे के बुरादे एक आप गत्ते पर रख लीजिए। इन गत्ते के मध्य में एक चालक तार है वो लगा दीजिए और एक बैटरी से जोड़कर और एक आप कुंजी से जोड़ दीजिए। जैसे कैसे, आपको मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। नंबर 2, अगर कैसे पता चलेगा, ये एक कार्ड का गत्ता है। इस कार्ड के गत्ते के ऊपर लोहे के बुरादे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, लोहे के बुरादे, एक कार्ड का गत्ता। अब कह रहा है कि इस कार्ड के गत्ते में एक चालक तार लगा दिया और इसको आपने बैटरी से या तो कुंजी से जोड़कर एक बैटरी से जोड़ दीजिए। इस एक बी से एक चालक तार से ऐड कर दीजिए। ये माइनस से प्लस है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड होगी, ठीक है, इधर से आएगी इधर से जाएगी। ये बैटरी हो गई, ये कुंजी हो गई। देखिए ध्यान से, अब जब सर्वप्रथम एक कार्ड का गत्ता लेते हैं तो ये कार्ड का गत्ता है। इस कार्ड के गत्ते में लोहे के बुरादे को रख देते हैं, इनके मध्य एक चालक तार लगा देते हैं और चालक तार को बैटरी व कुंजी के माध्यम से जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, पहले सबसे पहले डॉट कुंजी को उठाते हैं। कहने का मतलब जब परिपथ को पूरा कंप्लीट नहीं करते तब ये देखते हैं कि लोहे के बुरादे के मान में कोई परिवर्तन आता है या कोई हलचल पैदा होती है या नहीं होती है। जब तक अगर आपने सर्किट को पूरा कंप्लीट नहीं किया या चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं की तो ये जो लोहे के बुरादे हैं जो पहली पोजीशन पे थे वो उसी पोजीशन पे आप देख पाओगे, कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे पोजीशन आपने पहले रखे थे अभी भी वो उसी पोजीशन पे है, उसमें कोई हलचल या कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जब ओरेस्टर ने ये देखा क्यों ना मैं इस डॉट कुंजी को कंप्लीट पूरा कर दूं,
जैसे पूरा करेंगे तो इनमें से धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होते ही क्या होंगे, ये जो लोहे के बुरादे हैं ना, वो एक सेकेंडरी रूप में गति करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, एक वर्ताकार रूप में ऐसे वो सेकेंडरी रूप में गति करेंगे। इसी से क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लीजिए, दिशा बनेगी और धारा बहती जाएगी। तो इस निष्कर्ष से निकलता है कि जब कार्ड के गत्ते के ऊपर लोहे का बुरादा डाल दिया जाता है और जैसे चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करने पे जो लोहे के बुरादे हैं वो एक वर्ताकार रूप या सेकेंडरी रूप में गति करते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जैसे धारा बहती है चालक तार में, तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। फर्स्ट व सेकंड एक्सपेरिमेंट से निकलकर यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में जब कोई आवेश गतिशील हो तो वो अपने विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी उत्पन्न करता है। यह तो आपका सिद्धकरण का समीकरण थी। आखिरकार आपको निष्कर्ष पता चलना चाहिए कि वास्तव में कैसे ये क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र और इनकी दिशाएं, कैसे दिशाएं काम करती हैं। देखो कुछ समय के लिए आप डायग्राम को, अब बच्चों बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। तो परिभाषा से पहले क्या करते हैं, एक सूत्र का निर्माण करते हैं। उस सूत्र के माध्यम से उसकी परिभाषा, उसके मात्रक, उसके विमा और दिशा के बारे में समझता। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, एक नई हेडिंग लगते हैं, v वेग से जो कण का आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता हूं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। एक 3D ज्योमेट्री का डायग्राम आपने देखा है, इस तरह का डायग्राम बनता है। यह तो हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, यह हो गया चुंबकीय बल, मैग्नेट, और ये Q नाम का कण है और गति कर रहा हूं, एक तो इधर से एक इधर से। तो यह जाएगा v cos थीटा और यह जाएगा v sin थीटा, और यह इनके लंबवत है, v वेग से गति कर रहा है और थीटा कोण पर स्थित है। अब ध्यान से देखिए, यह पोर्शन हो जाएगा z, यह पोर्शन हो जाएगा आपका i, और यह पोर्शन हो जाएगा j, और इस पोर्शन को मान सकते हो आप k। ठीक है बच्चों, Q नाम का कोई आवेशित कण जो मूल बिंदु O पर स्थित है और वो v वेग से गतिशील है। v वेग से मानी यह तो है हॉरिजॉन्टल, यह वर्टिकल्स, इन दोनों के परिणामी वर्गों का योग v आता है। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आप देख सकते हो, नहीं है तो आप देख सकते हो बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो क्या है बच्चों, v है, तो यहां क्या जाएगा v स्क्वायर। लंब क्या है, v साइन थीटा, तो v साइन थीटा का वर्ग प्लस v कोस थीटा का वर्ग। तो आपने देखा v साइन स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर यहाँ कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू v स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर गुणा 1, v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। जब आप अंडररूट करोगे तो v बराबर v, ये एक दूसरे के समीकरण को बैलेंस करती है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो परिणामी मान है वो v आएगा। ये तो आपका हो गया डिस्कशन। और थीटा कोण पर स्थित है तो आप थीटा कोण पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए बच्चों ध्यान से, इस पोर्शन को मैं मिटा रहा हूं, आपको पता चले v आया कैसे। देखिए आगे, अब थ्योरी जब बनाई बच्चों, थ्योरी का पोर्शन में ज़्यादा इसलिए नहीं करा रहा हूँ आपको कि ज़्यादातर जब कंपटीशन्स आती हैं, एयरफोर्स की एग्ज़ाम हो या नेवी की एग्ज़ाम हो या एनडीए की एग्ज़ाम हो या आईआईटी है, नीट है, बहुत सारी जो कंपटीशन्स होती हैं उनमें क्या थ्योरी का इतना महत्व नहीं रहता है। सबसे पहले फिजिक्स का डायग्राम, उनका डेरिवेशन किन कंडीशन में बनकर आया वो, उसके माध्यम से उनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। थ्योरी अपन स्कूल लेवल तक लागू होती है, जितनी 11वीं और 12वीं में जब तक कोई कंपटीशन एग्जाम के अलावा जो एग्ज़ाम देते हो, आरबीएससी के एग्ज़ाम है या स्टेट एग्ज़ाम है या
एनसीईआरटी की जो भी किताबें आती हैं, सीबीएसई की जो भी एग्ज़ाम है, वहाँ थ्योरी में राइटिंग करनी पड़ती है, वहाँ लिखित में काम में आती है। बाकी की इनकी थ्योरी ज़्यादा जरूरत नहीं है लिखने की। तो जितना जो पढ़ाया जाए उसको उसी समय समझने की कोशिश करें आप। जैसे क्यू नाम का कोई आवेशित कण मूल बिंदु O पर स्थित है और वो चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है कोस थीटा, और वो लंबवत V sin थीटा, इनके मध्य में V नाम का कोई आवेशित कण है, वो गति करता है लंबवत में, ऊपर की दिशा में एक चुंबकीय बल कार्य करता है। और ये चुंबकीय बल है वो इन मानों पर निर्भर करता है, B पर, Q पर, V पर, थीटा पर। अब देखिए क्या क्या निर्भर करता है। F M मैग्नेट है, F फॉर मैग्नेट फोर्स, यह है चुंबकीय बल। यह समानुपाती किस किस के है, एक तो B के समानुपाती, एक F M का मान है वो किसके समानुपाती है, B। एक F M का जो मान है वो किसके समानुपाती है, Q। एक F M का जो मान है वो किसके समानुपाती है, साइन थीटा। ये कुछ इक्वेशंस है। इन इक्वेशन को जब एक साथ रखते हो बच्चों, ध्यान से देखिए, F समानुपाती Q V B साइन थीटा, और यहां से समानुपाती की जगह K ले लेते हैं, K Q V B साइन थीटा। यहाँ से ले लीजिए 5, यहाँ से ले लीजिए 6, और K का मान 1 है, और ये समानुपाती नियतांक है। तो F का जो मान है वो देखिए बच्चों ध्यान से, F M हो जाएगा Q V B साइन थीटा, और थीटा का मान 90 है, लंबवत है। तो F M का जो मान है वो क्या जाएगा, Q V B साइन 90। इनका मान क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 90 का मान हो जाएगा 1। लंबवत गति कर रहा है, एक कण दूसरे के लंबवत है, लंबवत का मान है थीटा का मान 90 डिग्री, F M का मान हो जाएगा Q V B। ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। अब इसके माध्यम से अपन आपको B का मान चाहिए, B का मान, तो B बराबर क्या रख सकते हो बच्चों, F M अपॉन Q V। इससे आप क्या इसका मात्रक और विमा निकाल सकते हो। इसका मात्रक तो हो जाएगा न्यूटन, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, इसका हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड। सेकेंड को ऊपर भेज देंगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड, कूलाम इंटू मीटर, या टेस्ला, या टी से व्यक्त करते हैं एम के इस पद्धति में, या तो एक किया जाएगा या जाएगा टेस्ला। अब आपको बी की संबंधित जितने भी विमा मात्रक निकालने आप निकाल सकते हो, परिभाषा भी बना सकते हो। देखो परिभाषा बहुत ईजी बनती है कि कोई एकांक परीक्षण आवेश पर 1 मीटर प्रति सेकंड की वेग से उनके ऊपर लगने वाले बल के अनुपात को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बहुत इजी परिभाषा बनती है, ये जरूरी नहीं है किताबी परिभाषा बनाएं, आप अपनी भाषा में कन्वर्ट करें। सबसे पहले मानिए 1 कूलाम आवेश, या मानिए एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वेग, उसके ऊपर जो बल के अनुपात या पर लगाया गया बल के अनुपात को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे 20 से व्यक्त किया जाता है। ये एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक टेस्ला होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बच्चों में इससे विमा बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आखिरकार इसकी विमा आई कैसे। देखो ध्यान से, डायग्राम आपको समझ में आ गया, इक्वेशंस आपको समझ में आ गई। अब अपन क्या करते हैं, इनकी विमा यहाँ बना देता हूँ तो आपको पता भी चल जाए। बी का फॉर्मूला होता है बच्चों एफ एम इंटू क्यू डॉट वी। इसका मात्रक है क्यू क्या है, एफ एम, यह तो होगा चुंबकीय बल, और क्यू है आवेश, और वी है वेग। अब आप अलग अलग विमा निकालकर देख लीजिए बच्चों, क्या जाएगा, m1 L1 टी की पावर -2। बल की विमा तो यह है, आवेश की विमा है a1 t1, और वेग की है L1 टी की पावर -1। t1 से t1 माइनस कैंसिल, क्योंकि जब ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये सेम होते तो ऐड हो जाते, L1 से L1 कैंसिल। तो ये जो विमा आएगी वो क्या जाएगी, m1 L0 टी की पावर 2 माइनस ए की पावर -1। ये आपकी विमा आ गई। तो बी की जो विमा है चुंबकीय क्षेत्र की, वो ये आ जाएगी m1
L0 टी की पावर -2 ए की पावर -1। यह आपकी चुंबकीय क्षेत्र की बीम आ गई। और बी एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और इसका मात्रक टेस्ला होता है। एक टेस्ला में, यह भी याद रखना, एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गोस होता है, यह याद रखना। यह एमकेएस पद्धति में है और यह सीजीएस पद्धति में, यह याद रखना। कई बार छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जाम में कि एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, टेस्ला। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, गोस। एक टेस्ला कितनी गोस के बराबर होता है, 10⁴। यह तो आपका पार्ट था। चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इनकी कैसे बीमा निकलती हैं, क्या सदिश है या अदिश है, और कितना इसका मात्रक है, क्या इनका मान है, कैसे ड्राइव करने का तरीका है, यह तो आपने सीखा। आपने चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा भी आप बना सकते हो कि एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले वेग के ऊपर जो बल लगता है उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अगर आप इसकी परिभाषा बनाओ तो भी सीधी सी बना सकते हो। देखो ध्यान से बच्चों, बी का फॉर्मूला है Fm, यह भी सदिश है, Q डॉट कह रहा है Q का मान 1 कूलाम है, V का मान 1 मीटर प्रति सेकंड है, तो B का मान है वो Fm के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब कि एकांक परीक्षण आवेश का मान 1 कूलाम हो, उस पर लगने वाला वेग 1 मीटर प्रति सेकंड हो, तो उसके ऊपर जो बल लगता है वो चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है या एक चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है, जिसका मात्रक टेस्ला होता है। बहुत आसान तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट आपके पास सूत्र होने चाहिए। जितने ज़्यादा सूत्र याद है या ड्राइव करने का तरीका आपको आता है तो आप अपनी लैंग्वेज भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे टॉपिक देखते हैं, पहले इस टॉपिक को एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो बच्चों, अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आखिरकार आपने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाना, बट इनकी जो डायरेक्शंस क्या होती हैं उनके बारे में बहुत जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैं एक पेन दे रहा हूं, यहां से देखिए आप, एक पेन को मैं, जैसे मेरा हाथ है, ये मेरा राइट साइड हैंड है, ये मेरा लेफ्ट है, तो राइट साइड हैंड को मैं इस तरह से पकड़ता हूं, इस पेन को देखिए ध्यान से, इस पेन को मैंने यहां से पकड़ा। अब इस पेन के अंदर पकड़ते हैं तो ये जो पेन है वो एक तरफ मानिए कि कोई चालक तार है या कोई एल्युमिनियम या कॉपर का वायर है। अब इस कॉपर के वायर को मैं जिस तरह से पकड़ता हूं तो आप इसे ध्यान से देखिए कि जो मेरा अंगूठा है यह तो व्यक्त करता है धारा की दिशा को, और जो ये मेरी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये व्यक्त करती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई चालक तार को इस प्रकार से पकड़ते हैं तो जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करता है और मुड़ी हुई अंगुलियां वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। अगर इस तरह से पकड़ लिया जाए तो यह धारा की दिशा है और यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है या चुंबकीय क्षेत्र गति। अगर कह दिया जाए इसका विपरीत पोर्शन कि ये जो आपका अंगूठा है और ये है अंगुली, अगर यह वर्ताकार में अगर धारा प्रवाहित करें, क्या है कि इसका विपरीत दिशा में करें, ध्यान से देखिए आप, कह रहा है कि अगर यह धारा की दिशा हो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई अपना हाथ हो वो इस प्रकार से पकड़े कि जब कोई चालक तार में जो मुड़ी हुई अंगुलियां अगर वो वर्ताकार रूप में धारा प्रवाहित करते हैं तो इनके जो लंबवत है या अंगूठे की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक ये हो गया। एक पेच का नियम आपने देखा होगा बच्चों, पेच होते हैं, पेच इस तरह का होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं, और इनमें कुछ चूड़ियाँ होती हैं ऐसे। और अब क्या करते हैं, ये तो आई को व्यक्त करता है और ये जो वर्ताकार घूर्णन करता है ये बी को व्यक्त करता है। जैसे कोई पेच को इस तरह से घुमाते हैं, जैसे इस तरह से घुमा रहे हैं, तो उस पेच की जो ऊपर वाली नोक है वो ऊपर की तरफ जब बढ़ता हुआ प्रतीत होता है वो धारा की दिशा, और जो लूप है वर्ताकार में घूम रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो आखिरकार कुछ डायरेक्शंस हैं, आप इनके बारे में समझ सकते हो। एक डायरेक्शन और है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसको कैसे समझते हैं, यह भी छोटा सा टॉपिक है बट परीक्षा में नहीं आता, बट समझना जरूरी है बच्चों। देखो कैसे है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब यह जैसे अंगूठा है, यह तर्जनी अंगुली है और यह
मध्यिका अंगुली है। तो अगर आपने इस तरह से किया कि ये जो बल है और ये चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है और ये धारा की दिशा को व्यक्त करता है, यह मध्यिका अंगुली है। और ये तर्जनी और ये अंगूठा। देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, देखिए बच्चों ध्यान से, ये जो अंगूठा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को इस तरह से फैलाते हैं कि ये तीनों अंगुलियां ये एक दूसरे के लंबवत हैं। जो अंगूठा है ये चालक के बल की दिशा को व्यक्त करता है और ये जो फर्स्ट अंगुली है जो तर्जनी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है और ये जो मध्यिका अंगुली है ये धारा की दिशा को व्यक्त करते हैं। ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत होते हैं। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। दाएं हाथ का नियम अगर आपको पूछना है तो आपको हाथ को इस तरह से फैलाना है अपने, और हाथ को इस तरह से फैलाकर इसको तो व्यक्त करना बल की दिशा को, चुंबकीय बल की दिशा, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ये हो जाएगा धारा की दिशा। इसका नाम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और ये कुछ दिशाएं होती हैं, इन दिशाओं के बारे में आपको जानकारी ज्ञात करनी है। तो कुछ टॉपिक के बारे में आपने समझा बच्चों। आगे की टॉपिक को अगर नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे तो बहुत कुछ आपको जानकारी प्राप्त होगी। इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और मैं आपसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो कहता रहता हूँ, आप करते भी हो, वीडियोस को देखते हो और अप्रिशिएट भी होते हैं और हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है, जब तक स्कूलें नहीं खुल रही तब तक आपके पास में वीडियोस आते रहे। इन वीडियो का आप फ़ायदा उठाइए, कुछ पढ़िए या कोई कंटेंट ढूंढिए, या जो भी आपके आसपास हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, साइंस फील्ड से, उनसे भी आप नॉलेज लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल खुलने पे आप किताबी ज्ञान को संग्रह करो या पढ़ाई शुरू करो, ऐसा कुछ नहीं। कंपटीशन का समय है, आने वाला टाइम, हर एक जॉब के पीछे कंपटीशन का टाइम देना पड़ता है। वो क्वालिफाई होने के बाद ही आपका नंबर आएगा, तो आप उस लेवल के हिसाब से तैयारी में जुट जाइए। अभी आपके पास समय पड़ा है, स्कूल का भरोसा नहीं कब खुलते या नहीं खुलते। आज आप तैयारी करोगे, 2-2 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ते हो तो आपकी आदत बनी रहेगी, आप उस मुकाम को धीरे धीरे हासिल कर सकते हो, जीना प्रेशराइज करके। अभी ये समय अच्छे से गुजार दिया तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। इसी की उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूं और मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो वो करते रहना। जो भी बच्चे नहीं हैं उनको आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उन्हीं का भी भला हो जाए और हम पढ़ा रहे हैं। आपके माध्यम से हम भी मोटिवेट हो रहे हैं और हम भी काम में लगे हुए हैं, बिजी हैं। नए लॉकडाउन के समय में करेंगे क्या, आप लोगों का प्यार है बच्चों, इसके माध्यम से हमारा भी चैप्टर कवर हो रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आपसे भी हम चीज़ें सीख रहे हैं, आप हमारे से सीख रहे हो। यही पार्ट चलता है स्टूडेंट और टीचर के मध्य में। इसी वीडियो को कंप्लीट करके आपको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू।